दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता ने सबसे बड़ा एक्शन आतिशी पर ले लिया है। आतिशी के निजी स्टाफ पर जो फैसला रेखा गुप्ता की तरफ से आया है वो आपको हिला कर रख देगा। जी हां, ये पहला एक्शन जो ताबड़तोड़ आम आदमी पार्टी को तोड़ कर रख रही है। ये सवाल उठा रही है कि आखिर आतिशी के निजी स्टाफ पर यह फैसला क्यों आया। ये हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि दिल्ली में लिए निर्णय से बिहार में क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगला निशाना बिहार है। बिहार में अपना सत्ता काबिज करना चाहती है, जैसे 27 सालों बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आई। ऐसे में इन्हीं सवालों और विषयों के साथ हम नीतीश पाठक के साथ जाते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर रेखा गुप्ता जैसे उन्होंने कमान संभाली, उन्होंने बड़ा फैसला पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के निजी स्टाफ पे ले लिया। वो फैसला भी सुनाइएगा और ये भी बताइएगा हमें कि जो राजनीति दिल्ली की चल रही है उससे कितना बड़ा प्रभाव आने वाले आगामी चुनावों पर होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री के तौर पर? सबसे पहले तो आप हमें यही बताइए, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता से क्या उम्मीदें हो सकती है दिल्ली की जनता को? बिल्कुल रंजना, जैसे ही बीते दिनों रेखा गुप्ता नई मुख्यमंत्री की पद और गोपनीयता की शपथ ली, उसके बाद से मैडम रेखा जो हैं एक्शन मोड में आ गई हैं। मतलब कि दिल्ली में जैसे ही रेखा राज का प्रवेश हुआ, उसके बाद से मैडम रेखा ताबड़तोड़ फैसले ले रही हैं और पूरी तरीके से रंजना एक्शन मोड में है। आपको बता दें कि बीते रोज रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता पद और गोपनीयता की शपथ ली। उसके बाद से अपना चार्ज संभालने के बाद यमुना मैया के पास तमाम भव्य आरती हुआ और यमुना पर जिस तरीके से राजनीति हुई, इस पर अरविंद केजरीवाल हमेशा से घिरते आए हैं। उसके बाद से रंजना, कल बीते दिनों कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई और रेखा गुप्ता की जो सरकार दिल्ली में बनी है, उस कैबिनेट के पहली मीटिंग में आयुष्मान योजना को बड़ी मंजूरी मिल गई है। यानी कि आयुष्मान योजना को लागू करने का फैसला रेखा गुप्ता ने सुनाया है। आपको बता दें कि दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं था। अरविंद केजरीवाल, बीजेपी ऐसा बोलती है कि अरविंद केजरीवाल इसमें अड़चन डालते रहे हैं, लेकिन इस बार पहली जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, उस पहली कैबिनेट की मीटिंग में रेखा गुप्ता ने आयुष्मान योजना पर बहुत बड़ा फैसला सुनाया है और इसे लागू करने की प्रावधान भी दे दी है। और साथ ही साथ दूसरी बड़ी फैसला रेखा गुप्ता ने पहली कैबिनेट की मीटिंग में लिया है रंजना। उन्होंने कहा है कि सीएजी की 14 रिपोर्ट को विधानसभा के पहले सत्र में पेश किया जाएगा। रेखा गुप्ता और तमाम बीजेपी के नेता बोल रहे थे कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है सीएजी में और तमाम तरीके घोटालों का जो काला चिट्ठा है अब खुलेगा। तो जैसे ही सीएजी का रिपोर्ट पहले सत्र में, विधानसभा के पहले सत्र में जैसे ही पेश होगा रंजना, दिल्ली की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ जाएगी और तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे। मतलब रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, बड़े बड़े फैसले सुना रही है। इसी के साथ साथ आज सुबह में भी रेखा गुप्ता ने ऐसा फैसला ले लिया जिसे सुनकर आतिशी, अरविंद केजरीवाल सभी के नींद जो है उड़ गए हैं। रेखा गुप्ता ने व्यक्तिगत जितने भी स्टाफ थे, जितने भी नॉन ऑफिशियल निजी स्टाफ थे, चाहे वो आतिशी की हो, चाहे जितने भी मंत्री थे आम आदमी पार्टी सरकार में, जितने भी व्यक्तिगत थे, नॉन ऑफिशियल थे, उन सभी स्टाफों को रेखा गुप्ता ने हटा दिया है। मतलब कि एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। और रेखा गुप्ता ने जो आप सरकार में जिन दूसरे स्टाफ थे, जो कि कई दूसरे सेक्टर में काम करते थे, दूसरे विभाग में काम करते थे, उनकी नियुक्ति अलग, मतलब कि कई मंत्रियों के पीए बन रहे थे, कई मंत्रियों के अलग अलग विभागों में काम करते थे, तो उनको भी रेखा गुप्ता ने कहा है कि आप उसको छोड़कर मूल जो विभाग है उसमें आप अपना काम कीजिए। मतलब कि रेखा गुप्ता पूरी तरीके से रंजना एक्शन मोड में दिल्ली में दिखाई दे रही हैं। अच्छा, मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि उनके जो निजी अनऑफिशियल जो स्टाफ थे उनको हटाया गया है, तो सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि क्या आतिशी को ये पता नहीं था कि अगर सत्ता हाथ से चली जाती है, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये मालूम नहीं था कि अनऑफिशियली जो रख रहे हैं वो स्टाफ, उनका जो फ्यूचर है वो भी तय किया जाना चाहिए? अगर आप, क्योंकि ये आपको लेकर चलना चाहिए,
वो जो नौकरी है जी। एक बहुत बड़ी, क्योंकि ये दर्शक भी जानते हैं कि जो नौकरी एक शख्स करता है उसके पीछे एक परिवार और सब कुछ होता है, लेकिन क्या यहाँ पे अनऑफिशियल जो स्टाफ्स को रखा गया था इसके लिए दो ऑप्शन लेकर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी लेकर नहीं चल रही थी? क्योंकि उनको हाँ कॉन्फिडेंस था कि जी। वो जीत जाएंगे, लेकिन सवाल है कि अगर वो नहीं जीते तो उन स्टाफ का क्या होगा, उन स्टाफ्स का क्या होगा जिनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उनकी सैलरी पर चल रही होगी? क्योंकि ऑब्वियसली अगर उनके ऊपर भरोसा करके वो आए होंगे तो कुछ तो जरूर सोचा होगा, और हमें उम्मीद है कि, क्योंकि देखिए ये जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि हो सकता है उसमें कोई खबरी हो। ये तमाम बातें होती है, आरोप लगते हैं, क्योंकि आप राजनीति में हैं तो आपको हर कदम को जब आप चलते हैं तो फूक फूक कर रखना पड़ता है। तो मेरा सवाल है ये कि क्या अब जो ये स्टाफ जा चुके हैं, देखिए अगर बीजेपी के नजरिए से देखा जाए तो स्टाफ को हटाना एक वाजिब बताया जा सकता है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के दौर में रह रहे थे और अनऑफिशियल थे, ऑफिशियल भी नहीं थे, अनऑफिशियल थे। हाँ, इसलिए ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी आपको नहीं लगता कि बनती है जिन स्टाफ को हटाया गया है अब उनको किसी न किसी तरीके से वापस लिया जाए, और क्योंकि वो उनकी जानकारी में थे। रंजना, अब मंत्री रहे नहीं वो लोग, जो लोग मंत्री थे, जो उनका विभाग था, अलग अलग विभाग होते हैं मंत्रालय में, जो मंत्रालय बढ़ता है तो अलग अलग विभागों में लोग स्टाफ रखते हैं, कोई स्टाफ सरकारी भी होता है, कोई स्टाफ निजी भी होता है। अब जो मंत्रालय पूरी तरीके से खत्म हो गया, निरस्त हो गया, नई सरकार का गठन हो गया, तो रेखा गुप्ता ने एक्शन लिया, वाजिब एक्शन है। अब आम आदमी पार्टी जो है अब इस पर समीक्षा बैठक कर रही है, हार की समीक्षा कर रही है। अब वो अपने व्यक्तिगत स्तर पर इस पर विचार करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। क्या इसकी चर्चा हुई है कि व्यक्तिगत तौर पे ऐसे क्योंकि हार की समीक्षा कर रहे हैं वो एक बात अलग है, वो करेंगे क्योंकि हर पार्टी को करना चाहिए, आपके हाथ से सत्ता चली गई है, लेकिन बात जब इन स्टाफ की आ रही है तो मुझे जानना है कि किस तरीके से कोई इस प्रकार का कोई बयान नहीं आया है, इस प्रकार का उनका इंटरनल मैटर है। और इंटरनल मैटर पर जिस तरीके से अपना वो बैठक करेंगे और बातचीत करेंगे, हार की समीक्षा बैठक करेंगे, किस पर उनका विश्वास है, वो तो उनका अपना पार्टी का मैटर है, पार्टी का स्टैंड है। लेकिन बड़ा एक्शन है, बहुत बड़ा एक्शन है। पार्टी की तरफ से ऐसा अभी कोई घोषणा नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से कैबिनेट के पहली मीटिंग में फैसला लिया गया कि आयुष्मान योजना, जो कि बहुत बड़ा योजना है, देश के अलग अलग हिस्सों में ये लागू हो गया है, कई जगह लोगों को लाभ भी मिलता है, लेकिन दिल्ली में लागू नहीं था। बीजेपी हमेशा कहती थी कि जब मेरी सरकार आएगी तो हम आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करेंगे। अब आयुष्मान योजना को लागू करने का बड़ा फैसला जो है पहली कैबिनेट मीटिंग में रेखा गुप्ता ने लिया है। और सीएजी की रिपोर्ट आपको बता दें कि 24-25 फरवरी को और 27 फरवरी को नई दिल्ली में विधानसभा का पहला सत्र चलेगा, और इसी सत्र में सीएजी की 14 रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। तो इसमें तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, बड़े बड़े खुलासे होंगे। तो जिस तरीके से बीजेपी बोलती है कि कई लोग जेल भी जा सकते हैं, तो क्या कुछ होगा वो तो विधानसभा का जब सत्र चलेगा उसमें खुलकर सामने आएंगे, और जो भी मामले चल रहे हैं उस पर सुनवाई होगी। लेकिन अभी जो है पूरे तरीके से बीजेपी जो है दिल्ली में आक्रामक मोड पर है, और रेखा गुप्ता पूरे फुल मोड में है, एक्शन मोड में है, और अपना काम लगातार कर रही है। और निजी स्टाफ को हटाया गया है, क्योंकि निजी स्टाफ होते अनऑफिशियल होते हैं, विभाग खत्म हो गया है तो आपका कोई काम नहीं है। और जो सरकारी स्टाफ थे, जो अपना मूल विभाग को छोड़कर आए हुए थे, उनको कहा कि आप तुरंत अपना मूल विभाग में जाइए और मूल विभाग में काम कीजिए। अब रंजना बात यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव जीत गई, हरियाणा में बीजेपी चुनाव जीत गई, दिल्ली में बीजेपी 27 सालों बाद चुनाव जीती, प्रचंड यहां पर जीत हासिल हुआ। अब जो एनडीए का जोश है रंजना, काफी हाई हो गया है, एनडीए पूरे तरीके से भरपूर जोश में है। अब आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए कूच कर गया है, और बिहार में सियासत गर्मा गई है रंजना। आपको बता दें कि झारखंड में भले ही बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बिहार में नए समीकरण के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गुट जो है वहां पर काम करेगी। अब हम दर्शकों को कुछ बिंदु बता देते हैं रंजना बिहार चुनाव को लेकर, और हम दर्शकों को बताएंगे कि बिहार चुनाव को लेकर हमारी चैनल जो है लगातार अपडेट देगी। पहला मैं आपको बता दूं कि बिहार चुनाव को लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि एनडीए यहां पर फिर से एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी नीतीश कुमार के साथ, और हमारी सरकार फिर से
बिहार में बनने जा रही है। और शहनवाज हुसैन ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा जल्द ही होने वाला है, भागलपुर पीएम आने वाले हैं, यहां पर किसानों से भी चर्चा करेंगे। हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुआ है, लेकिन शहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही बिहार के दौरा करेंगे। अब रंजना, बात यह है कि बिहार में आरजेडी है, मुख्य भूमिका में विपक्ष में है, वहां पर तेजस्वी यादव के हाथों में कमान है, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है। उसके बाद से एक और पार्टी वहां पर धीरे धीरे उभर रही है, जनसुराज, प्रशांत किशोर वहां पर है, जेडीयू तो है ही, बीजेपी है, और छोटे मोटे दल हो गए, चिराग पासवान के पार्टी एलजेपीआर है, और एक और जो है इनके चाचा हैं पशुपति कुमार पारस, हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, और छोटे पार्टी हैं वीवीआईपी और तमाम तरीके का पार्टी। लेकिन आरजेडी के लिए इस बार बड़ा प्लस पॉइंट क्या है रंजना, कि आरजेडी के लिए प्लस पॉइंट बिहार में होगा कि एंटी इनकम्बेंसी होगा, क्योंकि कई सालों से वहां पर नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है। हालांकि नीतीश कभी कभी तेजस्वी के साथ भी मिलकर, यानी कि आरजेडी के साथ भी मिलकर सरकार बनाए हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी होगा, सत्ता विरोधी लहर होगा, क्योंकि कई मतलब कि दशकों, एक दो दशक से शायद नीतीश कुमार वहां पर सीएम है, कई सालों से उनकी गवर्नमेंट है, तो एंटी इनकम्बेंसी होगा। लेकिन दूसरी बड़ी चैलेंजिंग तेजस्वी के लिए हो जाएगा बिहार में, वहां पर एक कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी जो है तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचा सकती है। तेजस्वी यादव, मान लीजिए कि कांग्रेस ज्यादा सीट मांगेगी, तेजस्वी देंगे नहीं, तो अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ गई, बीजेपी कांग्रेस अकेले चुनाव बिहार में लड़ जाती है, तो जैसा हाल आम आदमी पार्टी का दिल्ली में हुआ, वैसा ही हाल वहां पर आरजेडी का हो जाएगा। तो आरजेडी को कांग्रेस के साथ सामंजस्य बिठाकर बातचीत करना पड़ेगा, और जितने भी क्षेत्रीय नेता हैं उनको टेबल पर बैठना पड़ेगा, और एक जातिगत समीकरण के साथ, क्षेत्रीय समीकरण के साथ आरजेडी को कांग्रेस के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, तभी जाकर इस गेम में वो शामिल हो सकते हैं। और वहां पर एक वामदल भी है, तमाम तरीके के विपक्ष में भी बहुत सारी पार्टियां छोटी मोटी है, लेकिन मुख्यतः आरजेडी और कांग्रेस के साथ दोनों को सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, क्योंकि खेल बिगाड़ सकती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस का कोई मजबूत जमीन जो है बिहार में बचा नहीं है। लेकिन हाँ, दिल्ली में भी मजबूत जमीन नहीं था रंजना, कांग्रेस आप भी जानती हैं, और कांग्रेस कैसे खेल बिगाड़ी आम आदमी पार्टी का ये जग जाहिर है, और कांग्रेस का अहम रोल रहा आम आदमी पार्टी को हराने में। मैं तो यहां तक कहूंगा। हाँ, और दूसरा पॉइंट पर आते हैं रंजना। दूसरा पॉइंट है बड़ा भाई कौन होगा। अब जेडीयू और बीजेपी में फाइट है रंजना, जेडीयू बीजेपी में बड़ा भाई को लेकर काफी गहमा गहमी हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी लगातार जीत रही है। बीजेपी ने दिल्ली में प्रचंड सीट लाई, महाराष्ट्र में प्रचंड सीट लाई, हरियाणा में प्रचंड जीत, तो बीजेपी भी चाहेगी कि ज्यादा सीट हमको बिहार में मिले। वो कहेगी कि भैया मैं पिछले विधानसभा, लगातार विधानसभा लोकसभा के बाद मैं जीतते आ रहा हूं, आप मुझे ज्यादा सीट दीजिए। मैं आंकड़ों के साथ बता दूं कि 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे, तो जेडीयू को 115 सीट दिया गया था, जिसमें जनता दल यू जो है 43 सीट ही जीत पाई थी, और वहीं 110 सीट बीजेपी को दिया गया था रंजना 2020 बिहार विधानसभा में। वहां पर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, 74 सीट जो है बीजेपी लाई थी। तो बड़ा भाई छोटा भाई का मामला जो है बिहार में भी देखने को मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, अभी भी नीतीश कुमार वहां पर प्रगति यात्रा निकाले हुए हैं, नारी शक्ति यात्रा निकाले हुए हैं, कर्पूरी यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं कहीं जगह पर अंबेडकर रथ यात्रा भी निकाल रहे हैं। तो मतलब दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, कर्पूरी समाज से जो भी लोग आते हो, सबको मतलब कि वो साधने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पर समीकरण बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आरजेडी के लिए खेल बिगाड़ने में एआईएमआईएम का भी भूमिका हो जाएगा। कई जगह इलाके हैं जो सीमांचल के इलाके हैं, वहां पर मुस्लिम बाहुल्यता है, वहां पर जाकर एआईएमआईएम के जो प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी प्रचार प्रसार करेंगे, तो वहां पर इसका नुकसान जो है आरजेडी को होगा, क्योंकि आपने देखा कि कई मुस्लिम बहुल्य सीट पर दिल्ली में इसका नुकसान जो है आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से झेलना पड़ेगा। तो आरजेडी कांग्रेस को सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि जेडीयू और बीजेपी किस तरीके से सीट बंटवारा करती है, और बड़ा भाई कौन होगा, बॉस कौन बनेगा, इसको लेकर भी चर्चाएं हो रही है। और तीसरी तरफ बात करें तो प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि तंज कस रहे हैं कि वहां पर अरविंद केजरीवाल, नए अरविंद केजरीवाल हैं प्रशांत किशोर, तो तमाम तरीके की बातें हो रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल से कैसे अलग होंगे प्रशांत किशोर को वहां पर बताना पड़ेगा। और प्रशांत किशोर धीरे धीरे जो है कई गांव में अपना पैठ बैठा रहे, डोर टू डोर लोगों के पास जा रहे, और जातिगत समीकरण भी बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल मतलब कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी जीती है, इसका असर बिहार चुनाव पर धीरे धीरे
बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में हमने अपडेट दिया कि कैसे सीएम रेखा दिल्ली में बनते ही आयुष्मान योजना को लेकर उन्होंने बड़ा फैसला सुनाया पहली कैबिनेट में। उसके बाद सीएजी रिपोर्ट पेश करने की बात की, उसके बाद से आरटीसी के निजी स्टाफ पर बड़ा एक्शन लिया, तमाम जो मंत्री थे आम आदमी पार्टी का स्टाफ पर बड़ा एक्शन लिया, और जो कई विभागों से अलग जो अधिकारी काम कर रहे थे आम आदमी पार्टी सरकार में, उनको बोला गया कि आप मूल विभाग को जल्दी से ज्वाइन करें। और उसके बाद से बिहार पर जो भी सियासत हो रही है, जो भी समीकरण बैठ रहा है, इस पर हम लोगों ने बखूबी पॉइंट दर पॉइंट समझाने की रंजना कोशिश की हमने। चलिए, तो बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे HCN न्यूज़ के साथ। जैसा कि नीतीश ने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से जो फैसले रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री के तौर पे लिया है, और बिहार का पूरा समीकरण भी आपको साझा किया है। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में लिखें, और आने वाले बिहार चुनाव को लेकर भी आप हमसे अपडेट लेते रहें, और अपने विचार आप कमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे HCN न्यूज़। धन्यवाद।